हेलो गाइस, एक बार मैं रोहित फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे क्लासेस में। तो गाइस आज हमारा रहने वाला है लेक्चर नंबर 11। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशन में। इसका हम आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। कल हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें मैंने कंपनी रूल के बारे में बताया था कि यहाँ पे अंग्रेज जो है, ब्रिटिशर जो है यहाँ पे कैसे आए, उन्होंने कैसे कैसे यहाँ पर कुछ एक्ट्स लाए, उन एक्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालने की कोशिश की। तो आज हम यहाँ पे जानेंगे कि जो क्राउन रूल है उसके बारे में, क्राउन रूल कैसे यहाँ पर आया। तो गाइज ये आप देख सकते हैं डेली क्लासेस हमारी रहती हैं। उसके बाद गाइज ये हमारी डेली रूटीन है, कोटेशन, फिर लेसन, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं लास्ट में आपको दिए जाते हैं। तो उसके बाद है गाइज ये हमारी आज की कोटेशन। थोड़ा कोटेशन के बारे में जान लेते हैं। कहते हैं कि all birds find shelter during a rain, but eagle avoids rain by flying high above the clouds। ये कही है गाइस एपीजे अब्दुल कलाम ने। कहते हैं कि जितनी भी बर्ड्स जो होती हैं क्या करती हैं, जब बारिश लगती है तो अपने लिए वो एक शेल्टर ढूंढती हैं, ठीक है। लेकिन जो ईगल होती है वो क्या करती है, वो बारिश को मतलब कि इतना ऊंचा उड़ती है, मतलब कि वो जो बादल है ना, बादलों से भी ऊपर चले जाती है और अपने आप को बारिश से क्या करती है, अवॉइड करती है, ठीक है। इस तरह आपको भी क्या बनना है, आपको भी बारिश में जैसे कि कहीं कोई मुश्किल होगी उसमें आपको वो नहीं करना है, बल्कि आपको ऐसा बनना है कि आपके रास्ते में कोई मुश्किल ही ना आए, ठीक है। अगर मुश्किल भी आए तो आप उसको आसानी से क्रॉस कर जाएं। तो इसलिए आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है। यानी कि मेरे कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि आपको एग्जाम के लिए अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि चाहे पेपर जैसा भी हो आप उसको क्रॉस कर जाओ, ठीक है गाइज। ये हमारा आज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नंबर पार्ट 2। इसमें हम क्राउन रूल डिस्कस करेंगे। 1858 से 1947 तक ये होगा। तो गाइज थोड़ा वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है आज, थोड़ा वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो गाइज देखिए, सबसे पहले हम क्राउन रूल के बारे में आते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, 1858 एक्ट आता है। इसमें क्या होता है गाइज, सबसे पहले जब हमारा सिपाही म्यूटिनी होता है, यानी कि जो यहाँ के सिपाही होते हैं जब वो उनके आर्डर को डिसोबे करना शुरू कर देते हैं ब्रिटिशर्स के, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है, ठीक है। उसको जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस या सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस एक्ट को क्या कहा जाता है, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। इस एक्ट ने क्या किया, यानी कि 1858 के एक्ट ने क्या किया, इसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एबॉलिश कर दिया और जो गवर्नमेंट की पावर्स थी, टेरिटरीज और रेवेन्यू जो था वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया, ठीक है गाइज। अब इस जो एक्ट है इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। इस एक्ट ने क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट्स की वो देखते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया, जो यहाँ पे इंडिया जो होगा आज के बाद उसको कौन गवर्न करेगा, यानी कि 1858 के बाद कौन गवर्न करेगा, किसके नाम पे ये गवर्न होगा, यानी कि हर मेजेस्टी के नाम पे ये गवर्न होगा, ठीक है। और इसने क्या चेंज किया यहाँ पे, इस एक्ट ने जो डेजिग्नेशन था गवर्नर जनरल का, पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, उसको इसने वाइसराय ऑफ इंडिया के उसमें चेंज कर दिया, ठीक है। जो वाइसराय था वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ब्रिटिश क्राउन इन द सेंस, कहने का ये मतलब है कि जो ब्रिटिश का राजा था, यानी कि जो ब्रिटिशर था, ठीक है, वहां का राजा वो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेगा, राज करेगा, ठीक है। उसको डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, उसको कौन रिपोर्ट करेगा, गवर्नर जनरल जो होगा इंडिया का, जिसको वाइसराय में चेंज कर दिया, वाइसराय जो है उसका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो लॉर्ड कैनिंग जो है पहले वाइसराय बन जाते हैं इंडिया के, ठीक है। और इस एक्ट से क्या होता है कि जो डबल सिस्टम होता है यहाँ पे वो खत्म हो जाता है, जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो गाइज एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको पूछना चाहता हूँ, आई होप कि आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर करेंगे, क्योंकि गाइज पढ़ाने में तभी मजा आता है जब आप भी मुझे वहां से रिस्पांस करो, मेरा भी अच्छा रिस्पांस आए। तो गाइज आप मुझे बताएंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो क्या काम करता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो किस काम को देखता था, यानी कि पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल अफेयर ये दोनों देखते थे। अब कौन सा किसको देखता था वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज इसने और क्या किया, एक नया ऑफिस यहाँ पे क्रिएट कर दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। उसको पूरी अथॉरिटी दी कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल कर सकता है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर था, ठीक है। वो सिर्फ अल्टीमेटली सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है।
और इसने एक 15 मेंबर काउंसिल जो है इंडिया की उसको इस्टेब्लिश किया, जिससे कि जो सेक्रेटरी जो था यानी कि जो नया ऑफिस यहाँ पे क्रिएट किया गया था, ठीक है, उसको असिस्ट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, 15 मेंबर काउंसिल होगी, ठीक है, इंडिया की। तो ये काउंसिल जो थी सिर्फ एडवाइजरी बॉडी थी, ठीक है, ये सिर्फ एडवाइस कर सकती थी इसको। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इस काउंसिल का क्या बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया, ठीक है। और एक्ट ऑफ 1858 ने क्या किया गाइस, ये लार्जली कन्फाइंड था। इसने क्या किया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है जिसके द्वारा इंडियन गवर्नमेंट को सुपरवाइज किया जाता था और कंट्रोल किया जाता था, कहाँ पे, इंग्लैंड में। अब क्राउन रूल का यह मतलब है कि डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को इंग्लैंड से यानी कि जो ब्रिटिशर थे वहां से हर मेजेस्टी के नाम पे यहाँ पे गवर्न करते थे, ठीक है। इसने कोई सब्सटेंशियल वे सिस्टम मतलब कुछ को अल्टर नहीं किया गवर्नमेंट का जो यहाँ पे चल रहा था। बस सिर्फ क्या हुआ यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ कि जो कुछ चेंजिंग्स आई, जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बन गया, ठीक है, और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल का जो डेजिग्नेशन था वो चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट। फिर हमारे कुछ सीरीज में इंडियन काउंसिल्स एक्ट आते हैं 1861, 1892, 1909। देखो गाइज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले इन एक्ट्स को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि जो सब कुछ है यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेस है वो इन्हीं एक्ट्स के ऊपर टिकी हुई है गाइज। अब हम जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा 1861 इन एक्ट्स के बारे में। जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या हो जाता है, इस चीज की जरूरत पड़ जाती है कि उनको इंडियंस का भी कॉपरेशन चाहिए होता है उनकी कंट्री को एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है। तो अब इन पर्सन ऑफ द पॉलिसी एसोसिएशन, इसमें क्या हो गया, मतलब उन्होंने एक एसोसिएशन की पॉलिसी बनाई कि जिसमें इंडियंस को भी यहाँ पे वो किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जाएगा। तो 3 एक्ट जो है वो इनेक्ट किए जाते हैं यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, 1861, 92 एंड 1909। तो थोड़ा इन एक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। 1861 का जो एक्ट था काउंसिल एक्ट, इसमें क्या फीचर थे, एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क रखता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री में। देखते हैं कैसे इसने क्या किया, फीचर्स क्या हैं इसके। इसने सबसे पहले यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की, ठीक है। अब वो शुरुआत कैसे हुई, जब इसने इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में एसोसिएट किया, जोड़ा यहाँ के लोगों को, इंडियंस के लोगों को, ठीक है। और इसने क्या किया, जो वाइस राय है वो नॉमिनेट करेगा कुछ इंडियंस को, ठीक है, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे ऑफ इस एक्सपेंडेड काउंसिल। क्योंकि जो उसकी एक्सपेंडेड काउंसिल यानी कि 15 जो नए मेंबर आए थे, ठीक है, उनमें अपनी काउंसिल को एक्सपेंड करने के लिए क्या किया, उसने कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करना चाहा इन द सेंस के इसने क्या किया, इस एक्ट के जरिए वो कर सकता था। 1862 में क्या होता है कि लॉर्ड कैनिंग उस वक्त का जो वाइसराय होता है, उसने 3 इंडियंस को उसके लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया, नॉमिनेट किया, ठीक है, क्योंकि वो कर सकता था इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो वो कौन कौन थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव। इन 3 लोगों को उसने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया गाइस, नॉमिनेट किया। और 1861 के काउंसिल एक्ट ने और क्या काम किया, क्या डेवलपमेंट की, इसने यहाँ पे न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई इस एक्ट से। कहाँ कहाँ पे, बंगाल, NWFP यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब में, ठीक है। कब कब हुई, आप यहाँ पे डेट्स देख सकते हैं। इसके बाद इसने क्या किया, जो वाइसराय है उसको इतनी पावर दी गई कि वो रूल्स एंड ऑर्डर बना सकता है, ठीक है, जिससे कि जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी उसके लिए, ठीक है, काउंसिल में जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी उसके लिए रूल्स एंड ऑर्डर पावर किसको दे दी गई, वाइसराय को पावर दे दी गई। और इसने क्या किया, पोर्टफोलियो सिस्टम, गाइस क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बी अवेयर हियर। यहाँ पे क्या है कि पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज किसने किया, वाइसराय ने। उस वक्त के जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया था उसमें उस वक्त हमारे वाइसराय कौन थे गाइस, उस वक्त वाइसराय थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। 1859 में इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इसके अंडर क्या होता है कि एक जो वाइसराय की काउंसिल का जो मेंबर होगा, ठीक है, उसको इंचार्ज बनाया जाएगा एक या ज्यादा डिपार्टमेंट का, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है गाइज, याद रहेगा। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था, यानी कि किसी को पोर्टफोलियो दे देना, किसी को किसी डिपार्टमेंट का हेड या इंचार्ज बना देना, ठीक है गाइज। और इसमें क्या है, इसने क्या एम्पावर किया, इसने वाइसराय को इतनी पावर दी गई कि वो ऑर्डिनेंस भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है विदाउट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। जब इमरजेंसी होगी तो देखो ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस एक लॉ होता है जो कुछ महीने के लिए क्या रहता है, वैलिड रहता है। तो इस ऑर्डिनेंस की भी कितने लाइफ थी, सिर्फ 6 मंथ की इस ऑर्डिनेंस की भी लाइफ थी।
खाली तब ये ऑर्डिनेंस दे सकता है, इशू ऑर्डिनेंस कर सकता है जब क्या होगा, जब इमरजेंसी होगी। तो इसके बाद है गाइस फीचर जो है हमारे 1892 एक्ट के जो काउंसिल एक्ट है उसमें इसने क्या किया, जो एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर जो थे यहाँ पे रखे गए थे, ठीक है, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, उनको क्या किया, इंक्रीज किया। लेकिन जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी उनमें उनको रखा, ऑफिस की जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी वो ज्यादा रही। इसने और क्या काम किया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो फंक्शन था उसको इंक्रीज किया और उनको पावर दे दी कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, ये भी उनको एक पावर इसने दे दी इस एक्ट ने। उसके बाद एक इस एक्ट ने क्या किया, लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन जो थे किसके, यूज ऑफ इलेक्शन के, यहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल सीट थी उनको फिल करने के लिए सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, ठीक है, इसने वो प्रोविजन भी दिए। अब जो देखो वर्ड जो है इलेक्शन है ना, वो यहाँ पे इस एक्ट में यूज नहीं किया गया है, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस वाज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन। अब जो यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है वो सिर्फ नॉमिनेशन बताया गया है, जो किसी सर्टेन बॉडीज के रिकमेंडेशन पे यहाँ पे क्या किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे, ठीक है गाइज। इसके बाद है हमारा फीचर जो है 1909 जो एक्ट था, इसे मार्ली मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के लिए, और लॉर्ड मिंटो जो थे वो वाइसराय थे, ठीक है गाइज। पूछा जा सकता है कि लॉर्ड ये मार्ली मिंटो रिफॉर्म कौन से एक्ट को कहा जाता है, वहां पे कुछ एक्ट्स के आपको नाम दिए होंगे तो आपको बताना है। इसके बाद इस एक्ट ने क्या क्या काम किया यहाँ पे वो देखते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया, जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसके साइज को इंक्रीज कर दिया, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जोन, ठीक है। इसने और क्या काम किया, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसके मेंबर को रेज कर दिया, 16 से 60 हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर थे वो यूनिफॉर्म नहीं थे। इसने क्या किया, ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजोरिटी को रिटेन करके रखा, ठीक है। लेकिन इसने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को भी यहाँ पे क्या किया, अलाउ किया कि उनकी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो सकती है, ठीक है गाइज। और इसने क्या किया, जो डेलिब्रेटिव फंक्शन थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के दोनों लेवल्स पे, ठीक है, यानी कि प्रोविंशियल लेवल पे भी और जो हमारा सेंट्रल लेवल था उस पे भी क्या किया, डेलिब्रेटिव फंक्शन को एनलार्ज किया, बड़ा किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिए यहाँ पे कि मेंबर वेर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मूव रेजोल्यूशन ऑन द बजट एंड सो ऑन, ठीक है। अब जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, क्या कर सकते हैं, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी वहां पे पूछ सकते हैं, उनको अलाउ किया गया, और वो बजट पे भी रेजोल्यूशन को मूव कर सकते हैं और बाकी कुछ काम भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसने पहली बार क्या किया, फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय एंड गवर्नर्स, ठीक है। अब इसने इंडियंस की एक एसोसिएशन जो होगी, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव जो होगी वाइसराय और गवर्नर्स की उसके साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है पहला इंडियन बनता है जो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एसोसिएट हो जाता है, ठीक है। उसको एक लॉ मेंबर की तरह यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। तो और ये क्या काम करता है, इसने यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का एक सिस्टम किया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम जो था उसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये था कि जो मुस्लिम मेंबर जो हैं वो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के क्या होंगे, जो मुस्लिम वोटर्स होंगे वही उन मेंबर्स को क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इस एक्ट ने लीगलाइज कर दिया कम्युनलिज्म को, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो जो है, गाइस याद रखना, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गाइस याद इसको अच्छे से याद रखिएगा कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है, ठीक है। और इसने क्या प्रोवाइड किया कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशंस, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदाराज, ठीक है। इसने इन सब के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन को क्या किया, प्रोवाइड किया इस एक्ट ने। तो इसके बाद है गाइज हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। अब इस एक्ट ने क्या काम किया देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इसको क्या किया गया था, इनेक्ट किया गया था, लेकिन ये लागू कब हुआ, फोर्स कब हुआ, 1921 में। इस एक्ट को मोंटेगो कैम्सफोर्ड भी एक्ट भी कहा जाता है और इस एक्ट को मोंटफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, याद रखेगा, इसको मोंटफोर्ड रिफॉर्म भी
कहा जाता है। उस वक्त कौन था? मोन्टेगू कौन था? वो सेक्रेटरी था स्टेट का। और लॉर्ड कैम्पस्फोर्ड कौन था? वो वाइस राय था उस वक्त इंडिया का। ठीक है गाइस, उसके बाद इस एक्ट के कुछ फीचर्स हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। इस एक्ट के क्या फीचर थे? सबसे पहले इसने क्या किया, जो सेंट्रल का कंट्रोल था प्रोविंसेस के ऊपर उसको रिलैक्स कर दिया। कैसे रिलैक्स किया? उसने क्या किया, डिमार्केट किया और सेपरेट किया सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट को। यहाँ पे इसने क्या कर दिया, उनको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। और इसने क्या कर दिया, इसने प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन से थे और रिजर्व सब्जेक्ट कौन से थे। तो गाइस ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है वो एडमिनिस्टर होंगे, गवर्नर उनको एडमिनिस्टर करेगा। ठीक है, और उसको जो मिनिस्टर होंगे, ठीक है, विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो मिनिस्टर होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ठीक है, और जो रिजर्व सब्जेक्ट जो है दूसरी साइड क्या होगा, एडमिनिस्टर करेगा गवर्नर। ठीक है, और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो गाइस जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होंगे गवर्नर ही करेगा, मिनिस्टर ही और एड ऑफ मिनिस्टर पे होगा, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट होंगे उसके लिए गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ पे एडमिनिस्टर करेगी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इसके बाद इसने और क्या इंट्रोड्यूस किया गाइस, पहली बार इसने बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गाइस। अब याद रखेगा कि डायरेक्ट इलेक्शन जो है पिछले एक्ट में नहीं आया था, यानी कि 1999 एक्ट में नहीं आया था, बल्कि 1919 एक्ट में बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाई कैमरल लेजिस्लेचर से रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, बाई कैमरल क्या होता है, जहाँ पे 2 हाउसेज होते हैं। ठीक है, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस क्या होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड लोअर हाउस क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है गाइस, जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज, अब जो इन हाउसेज के जो मेंबर होंगे, मेजॉरिटी मेंबर होंगे, वो डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए जाते थे। ठीक है, अब इसमें क्या थी, इसकी क्या जरूरत थी कि 3 ऑफ द जो 3 में जो 3 ऑफ द 6 मेंबर, 3 ऑफ 6 मेंबर, 6 में से जो 3 मेंबर होंगे वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, अदर देन द कमांडर इन चीफ वेर टू बी इंडियन। ठीक है गाइज, 6 मेंबर वहां पे होंगे। ठीक है, 6 में से 3 मेंबर होंगे, वो जो होंगे इंडियन होंगे, कमांडर इन चीफ के अलावा। ठीक है गाइज, इसके बाद इसने क्या किया, इस एक्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने क्या किया, जिसको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, इसने एक्सटेंड किया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल को। ठीक है, इसने सेपरेट इलेक्टोरेट दे देगी 6 को, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, यानी कि 6 को सिख के मेंबर ही इलेक्ट करेंगे, क्रिश्चियंस को क्रिश्चियन के मेंबर इलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से। और इसने क्या किया, फ्रेंचाइज दे दी इसने, यानी कि राइट टू वोट यहाँ पे इसने ग्रांट कर दिया लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को। कुछ जो लिमिटेड लोग थे, नंबर ऑफ पीपल, उनको दे दिया। ठीक है, किस बेसिस पे, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स पे करते हैं या जो एजुकेटेड हैं, उनको उसने फ्रेंचाइज पे किया। ठीक है, उसके बाद इसने एक नया ऑफिस किसका यहाँ पे क्रिएट किया, हाई कमिश्नर का इंडिया। ठीक है, जो एक हाई कमिश्नर इंडिया के लिए होगा लंदन में, उसका एक ऑफिस यहाँ पे क्रिएट कर दिया। और ठीक है, उसको सारी जो पावर थी उसको ट्रांसफर कर दी, कुछ फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पे कुछ फंक्शन परफॉर्म करता था। ठीक है, और जब एक हाई कमिश्नर का ऑफिस बनाया गया, तो कुछ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ फंक्शन जो थे, वो काम थे, वो उसको भी ट्रांसफर कर दिए, उसको सौंप दिए गए। ठीक है, और इसने क्या किया, यहाँ पे PSC यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट किसने करी, यहाँ पे किसने करी, 1919 एक्ट ने। इसलिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया 1926 में, किसके लिए, जो सिविल सर्वेंट है उनको रिक्रूट करने के लिए। तो गाइस ये एक्ट और क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पे स्टैट्यूटरी कमीशन की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, जिससे कि इंक्वायर किया जाए और रिपोर्ट किया जाए किसकी वर्किंग पे। ठीक है, जब ये एक्ट फोर्स में आए उसके 10 ईयर्स के बाद यहाँ पे क्या क्या हुआ उस सब को रिपोर्ट किया जाएगा, एक स्टैट्यूटरी कमीशन यहाँ पे बनाई जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, स्टैट्यूटरी कमीशन जब बनाई जाती है क्या होता है कि साइमन कमीशन यहाँ पे आ जाता है। तो साइमन कमीशन क्या होता है, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी रहती है, आप मुझे बेशक बेझिझक आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नवंबर 27 में 1927 में क्या होता है, खुद से 2 ईयर बिफोर द शेड्यूल के 2 साल पहले ही क्या हो जाता है, आना तो था उसको, अब 1919 था, 1929 में आना था। ठीक है, तो 2 साल पहले ही वो शेड्यूल के पहले आ जाते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि 7 मेंबर का स्टैट्यूटरी एक कमीशन होगा।
ठीक है, जिसका चेयरमैन कौन होगा, सर जॉन साइमन होगा। ठीक है, वो इंडिया की कंडीशन के बारे में रिपोर्ट करेगा। ठीक है, इसके न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। तो जब सारे मेंबर जो होते हैं वो सब ब्रिटिश होते हैं और जितनी पार्टीज होती है इंडिया की वो इसको बाइकआउट करती हैं। तो गाइज बहुत सारे वो हो जाता है, बहुत सारे इश्यू हो जाते हैं इससे जब वो साइमन कमीशन यहाँ पे आता है, क्योंकि इसमें सारे ही ब्रिटिशर होते हैं। ठीक है, अगर ब्रिटिशर हैं तो वो इंडिया की हालत को क्या ज़ाहिर करेंगे, अच्छा वो तो अपनी ही फेंकेंगे यहाँ पे। इसलिए इसको क्या किया, जितने भी इंडियंस थे उन सब ने इसको बाइकआउट कर दिया। अब इस कमीशन ने इसकी रिपोर्ट को 1930 में सबमिट किया और इसने क्या क्या रिकमेंडेशन किया, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। इसने बोला कि डायरकी को खत्म करना है, जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है प्रोविंसेस में उसको एक्सटेंड करना है, और फेडरेशन जो है ब्रिटिश इंडिया की और प्रिंसली स्टेट्स की उसको स्टैब्लिश करना है। ठीक है, और जो कम्युनल इलेक्टोरेट है उसको कंटिन्यू करना है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें उसने बोली। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैंने आपको बता दिए हैं। डायरकी को एबॉलिश किया। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है प्रोविंसेस में उसको एक्सटेंड किया। ठीक है, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया उसको स्टैब्लिश किया और प्रिंसली स्टेट को। ठीक है, कंटिन्यूएशन। अब इसने क्या कहा यहाँ पे, इसने रिकमेंडेशन दी थी गाइज। ठीक है, अब इस प्रपोजल जो इस कमीशन के प्रपोजल कंसीडर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को कन्वे किया। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे और कुछ इंडियन प्रिंसली स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव थे। तो गाइज जो हमारे महाराजा ये जो हरि सिंह थे उन्होंने भी ये जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे शिरकत की थी, वो भी गए थे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन, अब इन डिस्कशन के बेसिस पे क्या हुआ, एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पे प्रिपेयर किया गया और इसको सबमिट किया गया। ठीक है, कंसिडरेशन किसकी कंसिडरेशन के लिए, जो जॉइंट सेलेक्ट कमेटी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की, इसकी कंसिडरेशन के लिए इसको सबमिट कर दिया गया। अब रिकमेंडेशन जो थी इस कमेटी की वो इनकॉर्पोरेटेड विद सर्टेन चेंजेस इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गाइज नीचे दिखने रहा है, ये है गाइज 1935। ठीक है, अब ये जो कमीशन थी, ठीक है, इसकी जो रिकमेंडेशन थी, ठीक है, उनको अगले एक्ट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें कुछ इनको कॉर्पोरेट किया गया कुछ चेंजेस के साथ। अब एक चीज यहाँ पे और है, कम्युनल अवॉर्ड क्या होता है। तो 1932 अगस्त में क्या होता है कि राम से मैकडोनाल्ड उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो एक यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की स्कीम लाते हैं माइनॉरिटीज के लिए, जिसको बाद में कम्युनल अवॉर्ड कहा जाता है। ये अवार्ड सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को नहीं देता है, ठीक है, सिख्स को नहीं देता है, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन को नहीं देता है, बल्कि ये यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो एक्सटेंड कर देते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस को, जिन्हें की शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, उनके लिए भी इसने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट्स को। ठीक है, अब गांधी जो है उस वक्त ये येरावाड़ा जेल में होते हैं जो पूना में है। ठीक है, वो बहुत ही डिस्ट्रेस हो जाते हैं क्योंकि जब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है कि यानी कि डिप्रेस्ड क्लास होंगे वो डिप्रेस्ड क्लास के ही मतलब कि उसको क्या करेंगे, इनके जो शेड्यूल कास्ट होंगे वो शेड्यूल कास्ट के ही आदमी को सिलेक्ट करेंगे। ये बहुत गलत था उस वक्त, ऐसे कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है ही गलत चीज़, उस वक्त इसको गलत माना गया। उन्होंने क्या किया, येरावाड़ा जेल में उन्होंने क्या रखा, उन्होंने वो अनशन पे बैठ गए कि वो इस एक्ट को मॉडिफाई कराना चाहते थे। एट लास्ट क्या होता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है कांग्रेस के लीडर में और डिप्रेस्ड क्लास के, जो डिप्रेस्ड क्लास होते हैं कांग्रेस, उनके बीच में क्या हो जाता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है। तो इस एग्रीमेंट को कहा जाता है पुणे पैक्ट। क्या कहा जाता है गाइस, पुणे पैक्ट कहा जाता है, याद रखेगा। अब पुणे पैक्ट क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जो कांग्रेस के लीडर होते हैं वो जो डिप्रेस्ड क्लासेस होती हैं, ठीक है, कांग्रेस और डिप्रेस्ड क्लासेस के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं पुणे पैक्ट। इससे क्या होता है, जो हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट होता है वो रिटर्न रहता है और रिजर्व सीट दी जाती है किसको, डिप्रेस्ड क्लासेस को। ठीक है गाइज, अब है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क हमारी इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गाइज बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ली गई हैं। अब जो ये एक्ट है ये सेकंड माइलस्टोन है हमारे जो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है इंडिया की, उसके लिए ये एक लेंदी और डिटेल डॉक्यूमेंट है जिसके 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। ठीक है गाइज, इसके 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। तो अब देखते हैं इसने क्या काम किया, इसके फीचर्स क्या थे। सबसे पहले इस एक्ट ने क्या किया, यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन की एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड की, ठीक है, प्रोविंसेस के लिए और प्रिंसली स्टेट के लिए।
ठीक है। इस एक्ट ने जो क्या सेंटर और जो यूनिट थे स्टेट के उनको 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया। किसमें? फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो फेडरल लिस्ट सेंटर के लिए थी, यानी कि सेंटर इस पे लॉ बनाएगा। इसमें 59 आइटम्स थी। प्रोविंशियल लिस्ट पे खाली प्रोविंसेस ही लॉ बनाएंगी, 54 इसमें आइटम्स थी। और जो कॉन्करेंट लिस्ट थी उस पे दोनों मिलके ही लॉ बना सकते हैं, फेडरल भी और यानी कि सेंटर भी और प्रोविंसेस भी। इसमें 36 आइटम्स थी। तो रेजिडोरी पावर, जो बची हुई पावर्स थी वो सब वाइसराय को दे दी गई, ठीक है। जबकि ये फेडरेशन जो है कभी भी वजूद में नहीं आई, ठीक है, क्योंकि इसको प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया था। और इसने क्या काम किया, इसने यहाँ पे डायरकी जो थी उसको अबॉलिश कर दिया प्रोविंसेस में, और उसकी जगह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उसकी प्लेस पे क्या किया गया, उसको लाया गया। अब प्रोविंसेस को इजाजत दी गई कि वो एक ऑटोनॉमस यूनिट है, ठीक है, वो अपना आपको एडमिनिस्टर खुद कर सकते हैं उनके अपने डिफाइंड स्फीयर में, जो उनका एरिया, जो टेरिटरी है। तो आखिर में क्या होता है कि ये एक्ट क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करता है जो प्रोविंसेस होती हैं उनमें, ठीक है, कि जो गवर्नर जो है, द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट एंड एडवाइज द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब उनको क्या थी, गवर्नर की जरूरत थी, ठीक है, जो एक्ट करेगा और जो एडवाइस करेगा मिनिस्टर को, जो रिस्पॉन्सिबल भी रहेगा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। दिस कैम इनटू इफेक्ट इन 1937 एंड वाज डिसकंटिन्यूड इन 1939। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एक्ट होता है 1937 में, गाइस क्या होता है 1937 में ये इफेक्ट में आता है और डिसकंटिन्यू हो जाता है 1939 में, ये डिसकंटिन्यू हो जाता है, याद रखिएगा। अब है फिर हमारा इस एक्ट ने क्या प्रोवाइड किया, इसने अडॉप्शन ऑफ द डायरकी एट द सेंटर। अब प्रोविंशियल जो प्रोविंसेस थी वहां पे इसने डायरकी को एबॉलिश कर दिया, लेकिन इसने क्या किया, ये प्रोवाइड करता है, ये बताता है कि हमें क्या करना है, डायरकी को सेंटर में एबॉलिश कर, ये अडॉप्ट करना है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली आहिस्ता क्या होता है, बाद में क्या होता है, जो फेडरल सब्जेक्ट जो है उनको डिवाइड किया जाता है रिजर्व सब्जेक्ट में और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में। मैंने पीछे कहा कि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होंगे उनको गवर्नर ही क्या करेगा, गवर्नर ही उनको एडमिनिस्टर करेगा, गवर्न करेगा, ठीक है। मतलब उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी होंगे लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उसमें वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। जबकि दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन, ये प्रोविजन कभी वजूद में ही नहीं आया। और इसने क्या कर दिया, इसने बाई कैमरलिज्म को 6 आउट ऑफ द 11 प्रोविंसेस, 11 प्रोविंसेस में 6 में से इसने बाई कैमरलिज्म, यानी कि इसके 2 हाउसेज होंगे, ठीक है। इसलिए जो लेजिस्लेचर हैं बंगाल, बम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड द यूनाइटेड प्रोविंस वेर, उनको बाई कैमरल बना दिया गया। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, अपर हाउस होगा और लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, यानी कि लोअर हाउस होगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर थोप दी गई कि आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है, ये पाबंदियां हैं। और इसने क्या किया, जो प्रिंसिपल था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को, उसको और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया। इसने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट, डिप्रेस्ड क्लासेस को, शेड्यूल कास्ट को, वुमेन्स को, लेबर्स को, जिनके जो वर्कर थे उन सबको ये एक्सटेंड कर दिया गया। अब इसने क्या किया, जो काउंसिल थी इंडिया की उसको एबॉलिश कर दिया, ठीक है। इस्टेब्लिश जो काउंसिल बनाई गई थी इंडिया की 15 मेंबर काउंसिल, उसको क्या कर दिया, उसको इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत, उसको एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया गया। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज प्रोवाइडेड बाय द टीम ऑफ एडवाइजर, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कुछ एडवाइजर की टीम उसकी जगह प्रोवाइड कर दी गई, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने फ्रेंचाइज को एक्सटेंड किया, अबाउट 10% जो था टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट, ठीक है। 100 आउट ऑफ 10%, मतलब 100 में से 10% लोगों को क्या हुआ कि वोटिंग राइट्स यहाँ पे मिले। और ये इसने और क्या चीज प्रोवाइड की, यहाँ पे इसने कहा कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको एस्टैब्लिशमेंट करना है, जो करेंसी और क्रेडिट जो होगा कंट्री का उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसने प्रोवाइड किया यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए ना सिर्फ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बल्कि प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी होना चाहिए और जाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होना चाहिए। जाइंट यानी कि 2 या 2 से ज्यादा प्रोविंसेस के लिए जाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होना चाहिए। और इसने क्या किया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, ठीक है। अब जो फेडरल कोर्ट की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी इसी एक्ट के जरिए होती है। वो कब फेडरल कोर्ट कब सेटअप होता है, वो होता है 1937 में। तो गाइस फिर है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखो गाइस, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं क्लेमेंट एटली, ठीक है। वो डिक्लेयर कर देते हैं कब,
फरवरी 20 1947 को बताते हैं कि ब्रिटिश रूल जो है यहाँ पे अब खत्म होने वाला है। उन्होंने एक डेट पे यहाँ पे बता दी कि 30 जून 1948 को अब यहाँ पे ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा, जिसके बाद क्या है, सारी पावर जो है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। ठीक है, इस अनाउंसमेंट के बाद क्या फॉलो होता है, बहुत सारी एजिटेशन यहाँ पे होती है। कौन करता है एजिटेशन यहाँ पे? दंगे फसाद, मुस्लिम लीग यहाँ पे दंगे करना शुरू कर देती है। वो डिमांड करती है कि हमें कंट्री की पार्टीशन चाहिए, हमें अपनी कंट्री अलग चाहिए। ठीक है, फिर से 3 जून 1947 को क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको क्लियर कर देती है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, जिसको 1946 में बनाया गया था। ठीक है, वो उन कंट्री के उन पार्ट्स पे अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, जो उसको अनविलिंग होंगे एक्सेप्ट करने में, जो उसको एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, उन पार्ट्स में ये क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा। गाइस ये कब हुआ? 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था इस बात को। ठीक है, उसके बाद इसी दिन क्या होता है, 3 जून 1947 को जो लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं, उस वक्त के वाइसराय होते हैं इंडिया के। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टीशन का प्लान लेके आते हैं, जिस प्लान का नाम होता है माउंटबेटन प्लान। गाइस माउंटबेटन क्या है? एक पार्टीशन प्लान था। ठीक है, इस प्लान को कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू द प्लान बाय एनेक्टिंग इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इमीडिएट इफेक्ट मतलब कि जल्दी ही इस प्लान को लागू किया जाता है। तो यहाँ पे एक इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है लागू हो जाता है। ठीक है गाइज, पर इस जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसके कुछ फीचर्स थे वो जान लेते हैं, जल्दी जल्दी जानने की कोशिश करते हैं। तो इसने क्या किया, ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसने इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया। कब? 15 अगस्त 1947 को। सबको पता है कि हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसने इंडिया की पार्टीशन की और इंडिपेंडेंट डोमिनियंस को यहाँ पे क्या किया, क्रिएट किया, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद इसने अबॉलिश कर दिया जो ऑफिस ऑफ द वाइसराय था, उसको इसने अबॉलिश कर दिया। ठीक है, और हर एक डोमिनियन में क्या होगा, अब गवर्नर जनरल होगा, यानी कि मैं 1947 की बात कर रहा हूँ। तब क्या होगा, यानी कि गवर्नर जनरल बनाया जाएगा हर एक डोमिनियन के लिए, हु वाज टू बी अपॉइंटेड, जो ब्रिटिश किंग उसको अपॉइंट करेगा। ठीक है, अब हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट जो है ब्रिटेन में, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, उसकी यहाँ पे कोई मैजेस्टी, जो मैजेस्टी है यानी कि जो रूलर था, किंग था वहाँ का, उसकी यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एम्पावर किया कि वो 2 डोमिनियन के लिए अपना अपना क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे अडॉप्ट करें, फ्रेम करें, उसको बनाएं। ठीक है, अपने अपने नेशन के लिए। उसके बाद इसने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज थी दोनों डोमिनियंस की, उनको कहा कि वो अपने अपने रिस्पेक्टिव टेरिटरीज के लिए उसको लेजिस्लेट कर सकती है, वहाँ पे कानून बना सकती हैं। ठीक है, जब तक नया जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ड्राफ्ट नहीं हो और एनफोर्स्ड नहीं हो। ठीक है, नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास आफ्टर अगस्त 1947। देखो गाइस, 15 अगस्त 1947 के बाद यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट यहाँ पे पास नहीं होता है। ठीक है गाइस, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है लेकिन इसको खत्म करना ही पड़ेगा आज। तो गाइस क्या है, इसके बाद कोई भी यहाँ पे उनका लागू नहीं होगा। ठीक है, फिर इसने क्या किया, इसने अबॉलिश कर दिया जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसके ऑफिस को यहाँ पे इसने अबॉलिश कर दिया। ठीक है गाइज, और इसने क्या किया, जो ब्रिटिश पैरामाउंसी है उसके लैब्स को इसने प्रोक्लेम कर दिया कि इंडियन प्रिंसली स्टेट जो है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, जो इंडियन प्रिंसली स्टेट थी उनको इसने फ्रीडम ग्रांट कर दी। ठीक है, चाहे वो डोमिनियन ऑफ इंडिया हो या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि उनको फ्रीडम दे दी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को कि आप किसी को भी चूज कर सकते हो, चाहे वो इंडिया का डोमिनियन हो या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान हो या इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, इसने जो प्रोवाइड किया कि जो गवर्नेंस है हर एक डोमिनियंस की और जो प्रोविंसेस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इंडिया 1935 की, ठीक है, वो अपने आप को गवर्न कर सकती हैं। यानी कि जो कब तक, जब तक नए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ही तब तक वो अपने आप को गवर्न कर सकती है, जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं करें। क्योंकि ये भी क्या था, इसमें भी 321 सेक्शन थे और 8 शेड्यूल्स थे गाइज। ठीक है, तो जो डोमिनियन जो है उसको ऑथराइज किया जाता है और इस एक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन लाई जाती हैं। तो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है कि जो गवर्नर्स होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के पे
जो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको रूल किया जाएगा, यानी कि गवर्न किया जाएगा यहाँ पे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को। और इसने क्या किया, जो सिविल सर्विसेज और रिजर्वेशन जो है पोस्ट की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए इंडिया के लिए, उसको यानी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करता था इंडिया के लिए कुछ पोस्ट को रिजर्व रखता था सिविल सर्विसेज के लिए, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अब जो सिविल सर्विसेज के मेंबर थे जो 1947 के पहले यहाँ पे अपॉइंट हुए थे, ठीक है, वो सारे बेनिफिट जो उनको पहले मिलते थे वो उनको कंटिन्यूसली मिलते जाएंगे। तो गाइज क्या होता है कि मिडनाइट 14 अगस्त 1947 में 15 अगस्त की यानी कि 14 की रात को और 15 की रात को क्या हो जाता है, हमारे पास यहाँ पे ब्रिटिश रूल जो है खत्म हो जाता है और जो पावर जो है उसको 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस में यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है, इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं जो इंडिया का नया डोमिनियन होता है, ठीक है। और वो वोर करते हैं किसको, जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बना देते हैं, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता है इंडिया का, उसको 1946 में क्या किया जाता है, जो फॉर्म की जाती है उसको इंडिया का पार्लियामेंट बनाया जाता है, ठीक है गाइज। ये कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इन क्वेश्चन को देखिएगा, मैं जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों को आगे आगे लेता हूँ गाइज। ये है क्वेश्चन गाइज, इनको आप स्क्रीन को पॉज करके भी देख सकते हैं, इनके आंसर्स भी मैंने यहीं पे प्रोवाइड कर दिए हैं, आज आंसर्स भी आप इनके यहीं पे देख सकते हैं, ठीक है गाइज। ये थे कुछ हमारे आज के क्वेश्चन और ये था कुछ हमारा आज का लेक्चर जिसको गाइज आपने अच्छे से एंजॉय किया, ठीक है। इन क्वेश्चंस को मैं जल्दी से जल्दी आगे लेता हूं और ये गाइज आपको पीडीएफ फॉर्म में भी ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है गाइज। तो ये था हमारा आज का लेसन, ठीक है, जिसको गाइज आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया।